हेलो, मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है और आज हम रीड के यूनिट 4 का में जो टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को हमें समझना है कि ये टॉपिक है क्या है। तो बेसिक नॉलेज का मतलब होता है मूलभूत ज्ञान। इंग्लिश साउंड्स का तात्पर्य होता है उच्चारण। अंग्रेजी के उच्चारण का मूलभूत ज्ञान एवं एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ होता है जो उच्चारण हम करते हैं, जो उच्चारण मानव करता है, जो आर्टिकुलेशन बोलने के लिए आर्टिकुलेट एक शब्द है, इसका मतलब होता है आवाज का निर्माण करना। आवाज का निर्माण करना। फोनेटिक का मतलब जो आवाज, जो उच्चारण मानव बनाता है, मानव करता है, और उसका ट्रांसक्रिप्शन यानी उसी को लिखने की प्रक्रिया, यानी कि जो उच्चारण हम कर रहे हैं उसको लिखना है। किस तरह से लिखना है वो हमें सिंबल से लिखना होता है। तो जो मानव उच्चारण करता है उसको लिखने की जो प्रक्रिया है वो इस टॉपिक में मुख्य रूप से अध्ययन की जाएगी। अब एक बात हमारे सामने आती है कि ये जो आर्टिकुलेशन है, इसको लिखने की जो बात हम कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? वाई? हम हिंदी में ऐसा नहीं करते, हम संस्कृत में ऐसा नहीं करते, हम दूसरी जितनी भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उसमें हम ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर हमें अंग्रेजी में ही इसकी आवश्यकता क्यों होती है? ये सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है। तो इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी में अधिकतर शब्द, जिनकी एक सर्वे और एक अनुमान के अनुसार, एज पर एस्टिमेट ऑलमोस्ट 70 to 80% वर्ड्स आर not spelled phonetically। इसका अर्थ क्या हुआ कि 70 से 80% शब्द, 70 to 80% वर्ड्स इन इंग्लिश आर नॉट स्पेल्ड फोनेटिकली। स्पेल्ड का मतलब होता है स्पेलिंग से, और इसका मतलब होता है जो आवाज़, जो उच्चारण हम करते हैं, यानी कि अंग्रेजी में देयर इज नो 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट एंड द साउंड दे रिप्रेजेंट। देयर इज नो 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट एंड साउंड दे रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या होगा? इसको सरल भाषा में और समझें तो अंग्रेजी में अधिकतर शब्द, उनकी संख्या जैसे ऊपर बताई गई है, उसकी संख्या 70 to 80% है। उसमें जैसा हम लिखते हैं, जैसा लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता है, और जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता है। इस गैप में जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हम लिख नहीं रहे, और जैसा हम लिख रहे हैं वैसा हम बोल नहीं रहे। इस गैप को भरने के लिए, इस गैप को पूरा करने के लिए, ये जो डिफरेंस है उसकी स्पेलिंग में और उसके उच्चारण में, इसके लिए हमें इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। अब इसको हम थोड़ा सा और उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये इस तरह से कैसे होता है, क्या होता है। तो इसके दो चार उदाहरण जो है आपके साथ में इसको साइट करते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं CAR। इसमें मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं इसका उच्चारण हमें देखना है। ये इसका उच्चारण है कार, का।
तो ये जो उच्चारण है उसमें इसका उच्चारण मैंने दिखाया है ये, और र जो है ऑप्शनल है अंग्रेजी में, जब तक र का उच्चारण इसमें नहीं होता है। तो इसका उच्चारण का, तो ये सी का जो उच्चारण है यहाँ पर वो क है, लेकिन इसमें उच्चारण आप देखिए ये है फेस, तो इसमें स का उच्चारण है। उसी तरह से आप और शब्द देखिए, CHURCH चर्च, इसमें आप CH का उच्चारण देखेंगे। उसी तरह से मशीन एंड मैकेनिक, 3 शब्द हैं, तीनों में हमने अंडरलाइन किसको किया है? CH को। हमारी लेटेस्ट स्ट्रिंग क्या है? लेटेस्ट स्ट्रिंग क्या है? CH। इस लेटर में 3 शब्द में इनमें इस CH का उच्चारण जो है वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। पहले में हम देखते हैं तो इसका उच्चारण च है, चर्च। पहले में उसका उच्चारण है चर्च। दूसरे में ये CH जो है स हो गया है, और तीसरे में ये CH जो है वो क हो गया है। तो ये जो गैप है, इस गैप को समझने के लिए हमें इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। और भी उदाहरण है, एक सिंपल सा उदाहरण है, देखिए एक शब्द है, इस चीज को समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है और एक अच्छा शब्द है। इसमें 4 जगह ई का प्रयोग हुआ है। इसमें ये ई की मात्रा है री, ये ए है, ये हदंत वाला अनस्ट्रेस्ड अ है, और ये चौथा है, इसका कोई उच्चारण नहीं है, ये साइलेंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही लेटर है, सिंगल लेटर ई, इसका एक ही शब्द में 4 जगह अलग अलग उच्चारण हैं। एक में ई की मात्रा बना रहा है, एक में ए साउंड है, वाउल साउंड है, तीसरे में ये अ है, हदंत वाला अ है जिसमें स्ट्रेस नहीं होता है, और चौथे में ये जाके बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, इसका कोई उच्चारण इन चारों में से नहीं है। तो ये जो जटिलता है उच्चारण की अंग्रेजी की, इसको जिन बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के अंग्रेजी जो सेकंड लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए वास्तव में एक चैलेंजिंग है, और इसको व्यवस्थित तरीके से समझने की, न केवल उच्चारण को समझने की बल्कि उसको लिखने के जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें इस बात से आप पैनिक नहीं हो जाए कि ये जटिल है। ये सिंबल्स को आप हम समझेंगे, सिंबल्स को एक बार हम याद कर देंगे तो उसके बाद ये बहुत इजी है। और जहाँ तक कि रीट जैसे एग्जाम में इसमें अंक लाने की बात है, तो इसमें जैसे कहा भी गया है कि बेसिक नॉलेज ही है, मतलब आधारभूत ज्ञान ही है, और बहुत सरल शब्द पूछे जाते हैं, और अधिकतर जिन्होंने इसको अच्छी तरह से अध्ययन किया है उनके इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये हमने 2-4 उदाहरण इसमें, जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि 70 to 80% जो शब्द हैं वो फोनेटिकली स्पेल्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्पेल्ड फोनेटिकली। तो इसमें उदाहरणों की भरपूर संख्या है, लेकिन मैंने कुछ ही उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और भी हम आगे देखते हैं। अब हम अंग्रेजी में जो लेटर्स हैं और अंग्रेजी में जो साउंड है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और इसके ऊपर सीधे से फैक्चुअल प्रश्न आते हैं रीट एग्जाम में, और जो भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्जाम होते हैं इसमें सीधे से इसमें फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं कि ये इतनी संख्या है, ये कितने होते हैं। लेटर्स अंग्रेजी में आप जो जानते हैं लेटर्स 26 हैं, इसमें से कॉन्सोनेंट जो हैं वो 21 है, और वाउल जो है वो आपके 5 है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये जो लेटर्स है 26 है, उसमें से कॉन्सोनेंट्स है वो 21 है, और वाउल जो है वो 5 है। जहाँ तक अपन अंग्रेजी में
उच्चारण की बात करते हैं, यानी कि ये जो 26 लेटर्स है अंग्रेजी में कितने साउंड बनाते हैं, जैसे हम सब इसमें शामिल कर देते हैं, तो ये 26 जो लेटर्स है वो अंग्रेजी में 44 साउंड्स बनाते हैं। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब इस पे एक सीधा सा प्रश्न ये आता है रीट जैसे एग्जाम में कि अंग्रेजी में हाउ मेनी साउंड्स आर देयर। साउंड्स यहाँ पर उच्चारण से है, तो अंग्रेजी में उच्चारण कितने हैं, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, तो उसका उत्तर है 44। और ये सारे साउंड्स जो हैं वो सिंबल्स हैं। हम आगे देखेंगे अभी कि ये सारे जो साउंड्स हैं ये सारे साउंड्स नहीं होके ये सिंबल से अभिव्यक्त होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देखिए कि अंग्रेजी में लेटर्स 26 है, लेकिन जहां तक अंग्रेजी में उच्चारण की बात है, अंग्रेजी में उच्चारण के जो 44 जो है साउंड्स है, या अपन यूं भी कहें कि इसमें अंग्रेजी में 44 साउंड सिंबल्स हैं। तो ये प्रश्न कैसे भी पूछा जाए इसका उत्तर एक ही है, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसका उत्तर है 44। हाउ मेनी साउंड सिंबल्स आर देयर इन इंग्लिश, इसका उत्तर भी 44 है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम वापिस, इसमें कॉन्सोनेंट देखिए। कॉन्सोनेंट जो है इंग्लिश में जो साउंड कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं 24 और वाउल्स सिंबल्स जो हैं वो आपके 20 है। अब ये भी जैसे मैंने आपसे अभी कहा है कि 44 साउंड्स हैं अंग्रेजी में, 44 साउंड सिंबल्स हैं, उसी तरह से इस पे सीधे से प्रश्न बनते हैं कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट सिंबल कितने हैं, वो है 24। और उसी तरह से वाउल साउंड कितने हैं, वाउल सिंबल्स कितने हैं, वो है 20। अब कॉन्सोनेंट और वाउल्स ये हो गए। फर्दर हम इन वाउल्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्योर वाउल्स, इनको हम मोनोथोन्स भी कहते हैं, इनको हम वोकॉइड्स भी कहते हैं। मोनो का मतलब होता है अंग्रेजी में ये प्रीफिक्स लगता है, इसका मतलब होता है एक। मोनोथोन्स यानी कि एक आवाज। दूसरी तरफ हम इनकी संख्या प्योर वोवल्स कह दें, मोनोथोन्स कह दें, वोकॉइड्स कह दें, इनकी संख्या है 12। ये भी सीधे प्रश्न है, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। 44 टोटल साउंड सिंबल्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है, कॉन्सोनेंट सिंबल्स हैं, वाउल सिंबल्स 20 है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनको दो भागों में बांटा गया है, प्योर वोवल्स, मोनोथोन्स एंड वोकॉइड्स। इनको अलग अलग इसी नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये है डिफ्थोंग्स, इसका एक नाम और है, इसको हम ग्लाइड्स भी कहते हैं और इनकी संख्या है इंग्लिश में 8। 12 प्लस 8 ये आपके 20 वाउल्स हो गए। मोटे तौर पे इस पे सीधे से प्रश्न आते हैं, इनको आप अच्छी तरह से 2-4 बार याद कर दें, इसको अच्छी तरह समझ दें। एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं, जो टोटल साउंड्स हैं, टोटल साउंड सिंबल्स हैं इंग्लिश में वो 44 हैं, उनको कॉन्सोनेंट, उनमें से कॉन्सोनेंट 24 है और वाउल जो है 20 है। इनको दो भागों में बांटा गया है, प्योर वाउल्स, मोनोथोन्स या वोकॉइड्स, इनको 12 हैं ये संख्या में, और डिफ्थोंग्स जो हैं वो जिनको हम ग्लाइड्स भी कहते हैं। हाउ मेनी ग्लाइड्स आर देयर, तो भी एक ही बात है, हाउ मेनी डिफ्थोंग्स आर देयर, तो भी एक ही बात है, इनकी संख्या 8 है। आगे बढ़ने से पहले, कॉन्सोनेंट जानने से पहले या वाउल साउंड जानने से पहले, हम एक बात आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये कॉन्सोनेंट हैं, ये वाउल्स हैं, ये आखिर है क्या है, क्या डिफरेंस है, किसको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे, किसको हम वाउल्स कहेंगे। ये सारा ही मामला, ये सारी ही बात इसके उच्चारण पर होती है, जिस ढंग से द वे इट इज आर्टिकुलेटेड। यहाँ पर कॉन्सोनेंट जो है,
कॉन्सोनेंट की बात जो हम कर रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट वो साउंड होते हैं जिनके उच्चारण में कंप्लीट और पार्शियल क्लोजर होता है। अभी क्या चीज है ये भी समझ लें आप। कंप्लीट और पार्शियल क्लोजर। कंप्लीट यानी पूर्ण और पार्शियल यानी उसका कोई पार्ट, उसका कोई भाग, आंशिक। या तो पूर्ण या पार्शियल यानी उसका आंशिक, उसका कुछ भाग क्लोजर होता है। क्लोजर यानी बंद होता है। जहां हमारे वोकल सिस्टम है, जिस कंठ से हम उच्चारण करते हैं, यहाँ से लगाकर जब तक वो वाणी, वो आवाज़, वो साउंड, वो उच्चारण हमारे मुंह से बाहर नहीं निकल जाता है, ये जो प्रक्रिया है, ये पूरा हम इसको एक नाम देते हैं जो बाद में भी आएगा। इसको हम कहते हैं वोकल ट्रैक्ट है। ये आपका, ये हमारे शरीर का वो भाग है जो उच्चारण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ से ये हमारा ग्लोटिस है, इस भाग को जो कंठ है जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्लोटिस कहते हैं। इस ग्लोटिस से लगाकर हम जब तक उच्चारण नहीं करते हैं, अगर हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक या तो पूर्ण या आंशिक इसमें कहीं न कहीं रुकावट होगी, यहाँ क्लोज होगा। कहीं पर भी हम चाहे वो होठ से करें, चाहे हम जीवान से करें, चाहे हम अपने अपर रिज से करें जो तालू का भाग है ऊपर, या लोअर रिज से करें, जहाँ पर भी यहाँ कहीं न कहीं, उदाहरण के लिए हम एक शब्द समझते हैं प। प का जब हम उच्चारण करते हैं तो जैसे ही हम प का उच्चारण करते हैं, हम होठों को बंद कर देते हैं और जो आवाज़ जो अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, एक अंदर प्रेशर बनता है हमारे मुंह के अंदर, और हम उसको सडनली उसको रिलीज करते हैं यानी मुक्त करते हैं। जैसे आप अपने मुंह के सामने हाथ रखेंगे और प का उच्चारण करेंगे, प प प, तो एक आवाज़ विस्फोट की तरह आपके हाथ से टकराएगी। तो इसको इसी कारण से प और ब, प जो साउंड है वो प्लोसिव में माना जाता है। प्लोसिव यानी एक तरह से एक्सप्लोजन से, एक पूरी वेग से हवा हमारे मुंह से बाहर जाती है। ये एक उदाहरण दिया है हमने। तो यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट हम उसी साउंड को कहेंगे जिसपे ग्लोटिस से लगाकर यहाँ तक बोलने, उसके उच्चारण करने तक यहाँ पर कहीं न कहीं या तो आंशिक या पूर्ण क्लोजर होता है, यानी कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट आएगी, बोलने में रुकावट आएगी। जहाँ पर रुकावट से ये उसका उच्चारण निकलता है वो आपके कॉन्सोनेंट में शामिल होता है। इसमें वॉवल्स में क्या होता है? वॉवल्स में हमारा ओपन वोकल ट्रैक्ट होता है। ये क्या चीज है? हमारा जब हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ से लगाकर, जो कंठ है हमारा ग्लोटिस है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जब तक हम बोलते हैं उसमें कहीं पर भी रुकावट नहीं आती है। दूसरा, इसमें हम वोवल उसको कहेंगे जो फ्रिक्शन लेस है, यानी कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता है। च च च, हमारी जो जीभ है हमारे ऊपर अपर रिज जो है, दांत के पीछे का वाला भाग जो है, वहां से जाके टकराती है तो ही च का उच्चारण होता है। वो इस वजह से वो कॉन्सोनेंट है, वहां पे घर्षण होता है। वॉवल के उच्चारण में आ, ओ, इस पे कोई किसी प्रकार का घर्षण नहीं है। और तीसरा जो है, नो बिल्डअप ऑफ एयर प्रेशर, यानी कि ग्लोटिस से लगाकर यहाँ पर कोई भी एयर प्रेशर का निर्माण नहीं होता है। कहीं पर भी हवा, इनके सारे वॉवल्स के उच्चारण में कहीं पर भी हवा इकट्ठी नहीं होती है, कहीं पर भी उसका प्रेशर नहीं बनता है, कहीं पर भी वो एक भी जगह वो ग्लोटिस से लगाकर वो उच्चारण तक इसमें किसी प्रकार का एयर प्रेशर नहीं बनता है। अब हम इसके साथ में ये भी देख सकते हैं कि प्योर वॉवल्स किसको कहते हैं, मोनोथोंग्स या डिफ्थोंग्स किसको कहते हैं। इनकी संख्या को मैं यहाँ हटा रहा हूँ।
इसको ग्लाइड्स भी कह रहे हैं हम। ये क्या चीज है? देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, जैसे पेन का उच्चारण कर रहे हैं अपन, और एक इस तरफ दे देते हैं हम नियर। इन दोनों के उच्चारण को देखते हैं हम। यहां पर ये एक साउंड है, when one vowel consists of a single sound, एक जो वाउल है, एक वाउल है, उसका साउंड भी एक ही है, तो वो मोनोथोन्स कहलाता है। जैसे हम पेन में इसको ई को हमने अंडरलाइन किया है, एक वाउल है, एक साउंड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोनोथोन्स। ये पेन एक वाउल है और एक साउंड है, तो क्या हो गया? मोनो हो गया। मोनो का मतलब एक। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। यहां पर जैसे हम नियर शब्द को देखेंगे, नियर का हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। देखिए आप, ये नी, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। हम सबसे पहले इसमें न पे ई की मात्रा लग रही है। ई की मात्रा को लगाकर हम बहुत तेजी से अ का उच्चारण करते हैं। हम तेज बोलते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता है, लेकिन वास्तव में ये यहां पर दो वाउल साउंड है। तो ये हम डिफ्थोंग उसको कहेंगे। डिफ्थोंग इज ए कॉम्बिनेशन। किसको कहेंगे हम? थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। डिफ्थोंग जो है, डिफ्थोंग इट इज ए कॉम्बिनेशन। इट इज ए कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका है? ऑफ टू वाउल साउंड्स pronounced as a single syllable. syllable जैसे ये जो मात्रा है एक ही मात्रा है, उसी तरह से ये मात्रा भी एक ही मात्रा है, लेकिन ये दो वाउल साउंड से बनी है। तो हम यहां पर वापस एक बार इसको समझ लेते हैं। यह दो वाउल साउंड्स का कॉम्बिनेशन है, जिनका उच्चारण एक सिलेबल के रूप में ही होता है। जैसे हम पेन का उच्चारण कर रहे हैं, इसमें एक वाउल है और एक ही वाउल साउंड है, या एक साउंड है और एक ही वाउल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने इस तरफ बताया, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है दो वाउल साउंड का, लेकिन सिलेबल ये उच्चारण की जो इकाई है वो एक ही मानी जाती है, और इसको हम हम इसको डिफ्थोंग कह रहे हैं। तो हमने कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, वॉल साउंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया है। अब हम इसमें कॉन्सोनेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये जो सारे ही सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं, जो उस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनको हमें एक उसी तरह से, जैसे सिंबल्स है वो उसी तरह से उनको हमें लिखने हैं। हम इसकी बनावट में, इसको बनाने में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कॉन्सोनेंट, जैसे हमने पहले ही बात की, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में 24 है। ये 24 में एक साथ में देखिए आप, प, ब, ट, ड, क, ग, च, प, ब, ट, ड, क, ग, च, ज, म, न, अंग, फ,
द स ज श श श ह ल र य एंड व। गिने देखें आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने हैं? 24। आप इसी क्रम में इनको याद कर सकते हैं। प ब ट ड ग च ज म न अंग फ व थ द श श ज श श श ह ल र य व। ये कुल मिला के आपके 24 कॉन्सोनेंट हो गए और इनको इसी ढंग से हमें याद करना है। प प ट ड क ग च ज म न अंग फ व थ द स ज श ह ल र य और व। ये आपके टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट सिंबल्स हो गए। इनको थोड़ा सा मैं बड़ा दिख रहा हूँ ताकि आराम से इसको देख लें। प, ये इस तरह की लाइन्स होती है, ये उच्चारण को बताती है कि इसके अंदर जो है इस तरह की लाइन्स, इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा इसका मतलब उच्चारण होगा। आप कोई सी भी डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें उस शब्द को लिखने के बाद में उसमें इस तरह की स्लैंट लाइन्स आती है, आड़ी इस तरह से लाइन आती है डायगोनल, और ये बताती है कि इसमें उस शब्द का उच्चारण है। इसको इन्हीं शब्दों को प ब ट ड क ग च ज म न अंग फ व थ द स ज श श ह ल र य व। आप इसको इसी क्रम में इसको याद कर दीजिए। इनका क्रम इस वजह से निश्चित है कि इनके आर्टिकुलेशन, जो उच्चारण हम करते हैं उसका एक पैटर्न है। जैसे प का जिस ढंग से उच्चारण होता है उसी तरह से ब का उच्चारण होता है। तो इनके जो आर्टिकुलेशन का जो तरीका है वो समान है। प ब तो यहाँ से वापिस जो ऊपर लिखे हमने 24 कॉन्सोनेंट्स, उनको उन्हीं को बड़ा करके मैं लिख रहा हूँ ताकि आराम से इसके बनावट जो है वो आपको समझ में आ जाए, और उनको इसी क्रम से हम याद कर दें। प ब ट ड। ये इसके नीचे जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये आपकी रजिस्टर की जो आधार लाइन है वो लाइन है, यानी कि इसकी इस लाइन के जो नीचे आएगा उसको नीचे ही लिखा जाएगा, इसके ऊपर आएगा उसको ऊपर ही लिखा जाएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि ये सारे सिंबल्स हैं, सारे प्रतीक हैं, इसमें इस तरह से इनको ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही हमें याद भी करना है। इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो इस तरह से हम जो डी बनाते हैं इस तरह से नहीं बना सकते, क्योंकि ये सारे सिंबल्स हैं। प ब ट ड क ग च। टी का जैसा सिंबल बनाना है और ऊपर से एक लाइन आती है जो ऊपर भी मुड़ी हुई होती है नीचे भी मुड़ी होती है, ये आपका च है। फिर ज, ये ज है। च ज म न, ये एन ही थोड़ा सा नीचे आ जाता है और नीचे से मुड़ जाता है।
ये आपका न और ग, जिसको हम अंग कहते हैं, वो साउंड है। जैसे सिंग में आता है, सिंग में SING, तो ये न और ग जो साउंड है, ये साउंड है अंग। म न अंग, फ व थ, थीटा वाला जो साउंड जो सिंबल है वो थ बनाता है, थ। फिर उसके बाद में द, उल्टा छे और ऊपर से इसको हल्का सा काटना है आपको, थ द। फिर स, ज, ज, ये बजिंग साउंड है, इसमें थोड़ी सी आवाज कंपन करती है, जैसे हम बाजार बोलते हैं, बाजार, ये इस तरह की साउंड होती है, स ज। फिर आपका श, श और ज का ये कॉम्बिनेशन साउंड है, श ज, च ज म न अंग फ व थ द, स ज श ज, ह ल र य एंड फाइनली व। ह ल र य, जैसे जे बनाते हैं बस उसी तरह का साउंड है, लेकिन ये य बनाता है, यह साउंड बनाता है, और ये लास्ट में स्व। इस तरह से 24 कॉन्सोनेंट्स हो गए, जिनको हम इनको याद करना है। और ये जो साउंड मैंने इसका आगे हिंदी में लिखा है, उसको इसी तरह से हमें याद करना है। ज है, च है, लेकिन आप कहीं कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप देखेंगे कि ज जो है अंग्रेजी में साउंड में 3 जगह आएगा। आप ये एक तो ये ज देख लें, ये ज जग वाला है, उसी तरह से एक ज आगे आएगा, ये भी ज है, ये बजिंग साउंड है, जो कंपन जो आवाज आती है उसको, वो वाला ज है। और ये जो ज है वो श, इस श और इस ज का कॉम्बिनेशन है, श श आवाज आती है, जैसे प्रेशर में आता है, प्रेशर, ये साउंड है। उसी तरह से आप ये देखेंगे कि आपको व भी 2 मिलेंगे, एक ये व है और एक ये व है। इनका जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें क्या उच्चारण में अंतर है उसको हम देखेंगे। लेकिन अमूमन जो स्पेलिंग W से शुरू हो रही है वो वहाँ पर यही साउंड आता है, W वाला साउंड आता है। और जो स्पेलिंग V से आती है उसमें ये V का साउंड होता है। अगर बहुत बारीक ढंग से देखें तो इसमें हमारे जो लिप्स हैं उनकी पोजीशन जो होती है, इसका उच्चारण करते हैं, हमारे लिप्स जो है वो राउंडेड पोजीशन में होते हैं, और इस व का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे लिप्स फ्लैट पोजीशन में होते हैं। एक बार मैं पुनः इसको बता देता हूँ कि ये जो W जो है और ये व का जो साउंड है, इसमें हमारे इसका उच्चारण करते समय हमारे होठों की पोजीशन जो है वो लिप्स की पोजीशन राउंडेड हो जाती है। और इस व का उच्चारण करते समय, वी का उच्चारण करते समय जो ये सिंबल है उसका उच्चारण करते समय हमारे होठों की पोजीशन फ्लैट होती है। ये बेसिक उच्चारण है, लेकिन इसका हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो अभी इसको हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। लेकिन मूल रूप से एक बात आप हमें ये याद रखनी है कि जिस स्पेलिंग में W वर्ड हो, लेटर हो, उसमें ये W वाला सिंबल जो है उसी का उच्चारण होता है। और जिसमें ये व होता है, वो जैसे ये है वाइन, तो यहाँ पर इस
उस इसके उच्चारण में भी ये भी ही आएगा। तो ये मोटे तौर पे ये इसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे। इन कॉन्सोनेंट के करने के बाद में, और ये जो तरीका है प ब च प ब ट ड क ग च ज, इसको इसी क्रम में याद करेंगे तो इसको आगे भी समझने में सुविधा रहेगी। और इसी तरह से जो हम अब आते हैं वाउल्स पर। वाउल्स कुल मिलाकर 20 हैं। उसमें सबसे पहले हम मोनोथोंग्स की बात करेंगे। मोनोथोंग्स की बात करेंगे सबसे पहले। मोनोथोंग्स का अर्थ होता है, मोनो का जो प्रीफिक्स होता है इसका अर्थ होता है एक, यानी कि एक आपका लेटर है और वन लेटर है और वन ही साउंड है। एक आपका लेटर है और उसका साउंड भी एक है। इनको हम करें, इनको याद करने के लिए कि कौन कौन से है, उनके लिए उन सिंबल्स को लिखने से पहले मैं उसका जिसमें वो साउंड आ रहा है, वो उच्चारण आ रहा है या वो साउंड आ रहा है, वो सारे ही 12 शब्द में शब्द लिख रहा हूं जिसमें वो साउंड आ रहा है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे फील, फिल, 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 सेट, सेट, कार, पॉट, कॉट, पुट, पूल, कट, बर्ड एंड अगो। वापिस आ जाए यहां पर। फील, यहां पर ये जो उच्चारण होगा वो ई की बड़ी मात्रा है, जिसको हम यूं कह सकते हैं। अब यहां पर इनमें जहां पर भी कोई सिंबल के आगे उसके पीछे की तरफ ये सिंबल लिखा है और यहां पर ये जो 2 बिंदु आएंगे, इसका मतलब उस साउंड को हम लंबा उच्चारण करेंगे। मैं बताता जाऊंगा आपको हर जगह। लॉन्गर साउंड है, यानी कि उस उच्चारण को हमें लंबा बोलना है। आप जब ये बोलते हैं फील इन द ब्लैंक्स, तो इसको लंबा नहीं करते हम, फील इन द ब्लैंक्स। लेकिन आई फील, तो ये जो है इससे ये लॉन्गर साउंड है, इसलिए इस साउंड के पीछे ये जो 2 पॉइंट इसमें लग जाते हैं। जहां पर भी ये 2 पॉइंट लगे हैं यहां से यहां तक, इसका मतलब वो लॉन्गर साउंड है। उसकी ध्वनि हमें खींच के लंबी करनी होती है, आई फील। लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बेसिक फर्क है इसमें। ये सिंबल में आप क्या करेंगे, ये शॉर्ट साउंड है। उसी तरह से ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, जैसे सेट, जैसे पेन, जैसे रेड, ये ए की मात्रा है। लेकिन ये भी ए की मात्रा ही है। इसका सिंबल देखिए, ए जैसा बनाना है हमें, प्रिंट जैसा ए होता है वैसा, और उसके पीछे ई बना देनी है। ये साउंड है। वापिस एक बार मैं बड़े रूप से बताता हूं इसको। ये साउंड है, ये सिंबल है। तो आप ये देखेंगे कि ये क्या है, ये ए है, ये भी ए की मात्रा, ये भी ए की मात्रा। लेकिन इसके बोलते समय हम इसकी ध्वनि को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सेट है, लेकिन ये सेट है, ये सेट है। जैसे बैग, जैसे एप्पल, वो हम ऐसे इसको ऐसे नहीं बोल रहे एप्पल, एप्पल नहीं है, एप्पल। तो ये जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साउंड है। ये आपकी आ की मात्रा है, का,
ये आपका सिंपल ओ है, वापिस जैसा अभी मैंने आपसे कहा है कि जहां ये दो पॉइंट आ जाते हैं आगे, किसी भी वॉवल सिंबल के आगे ये दो पॉइंट आ जाते हैं, इसका मतलब इसकी जो ध्वनि है वो आपको लंबी करनी है। कोट, ये पॉट है, ये पॉट है, आई हैव अ पॉट, ये पॉट है, ये लेकिन ये कोट, ओ लंबा साउंड है। ये आपका ऊ है, लेकिन आप इसको देखिए, वापिस ये दो बिंदु आ गए, इसका मतलब ये लंबा साउंड है। ये पुट है, लेकिन ये पूल है। आई हैव ए पूल एट माई होम, पूल, ये जो है वो ऊ की बड़ी मात्रा है, यानी कि ये क्या साउंड बना रहा है, लॉन्गर साउंड बना रहा है। ये कट है, इसका साउंड सिंबल जो है ये अ है, ये एकदम सडन अ है, कट कट कट, ये स्ट्रोंग अ है। स्ट्रोंगेस्ट तो वैसे ये होता है, लेकिन ये स्ट्रोंग अ है और एकदम एकदम बोला जाता है, कट बट, इस तरह से एकदम बोला जाता है। ये अ का साउंड है। ये जो है वापिस दो पॉइंट आ गए, इसका मतलब ये अर है, लेकिन ये जब आएगा तो वहां पर इस साउंड को, जो अ और र की जो साउंड है, उसको आपको लंबा बोलना पड़ेगा। बर्ड नहीं है, बर्ड नहीं है, बर्ड बर्ड बर्ड, इस तरह से। अब ये भी अ है, ये जो तीसरा जो है ये भी अ है, ये हलंत है। हलंत को समझने के लिए इंग्लिश में एक रूल है कि जो रूट वर्ड है, जैसे ये है, जैसे ये है, तो हमारे यहाँ इसको आते ही हम एक ही साउंड बोलते हैं, एगो, ए, अबाउ, ए। गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है कि इसमें यहां पर जो है वो स्ट्रेस लग रहा है और इसमें यहां पर स्ट्रेस लग रहा है। इस ध्वनि को हम स्ट्रॉन्ग करके बोल रहे हैं, तेज करके बोल रहे हैं, तो इसको हमें धीरे करना पड़ेगा। ये एगो नहीं है। अगर एगो है, इसका मतलब आप स्ट्रेस यहां लगा रहे हो, जो कि सही नहीं है। तो ये जो है साउंड, ये आपको सुनाई भी नहीं देगा। इतना कम बोला जाता है, इतनी अलग ढंग से बोला जाता है। और ये जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका उच्चारण करेंगे तो ये एगो नहीं है, अगो, अगो, तो ये अ का साउंड हो गया। ये एबाउ नहीं है, अबाउ, अबाउ है। क्योंकि जो जोर रहा है, जो स्ट्रेस है, जो उच्चारण के ऊपर जिस जगह पर हम ज्यादा जोर देके बोल रहे हैं, वो ये ब साउंड है। ये प्रैक्टिस में धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि उच्चारण और इस स्ट्रेस का सीधा संबंध है। ये स्ट्रेस उस शब्द के उच्चारण को पूर्ण रूप से, पूरी तरह से प्रभावित करता है। इस तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसको याद करने का भी तरीका, इन साउंड को कोई चूक नहीं जाए आप, तो फील, सेट, कार, उसके बाद में पोट, कोट, पुट, पुल, और कट, बर्ड और एगो। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये मोनोथोंग्स हो गए। और अब जो हमें जो पढ़ने हैं मोनोथोंग्स के बाद में, वो है 8 जो हमारे डिफ्थोंग्स, यानी कि इसमें दो वोवल साउंड होंगे। 2 वोवल साउंड से ये बनते हैं, लेकिन इनका उच्चारण जो है एक ही सिलेबल माना जाता है। उसका उच्चारण हम एक सिलेबल में ही रखते हैं। इस पे भी सीधा सा प्रश्न आता है कि जो डिफ्थोंग है, जिन डिफ्थोंग्स को आप बात कर रहे हैं, वो क्या 2 साउंड है, 2 सिलेबल है? नहीं, वो सिलेबल एक ही है। उसका उच्चारण यूनिट एक ही है। उच्चारण की यूनिट जो है, जिसको हम कहते हैं, वो एक ही है। तो हम डिफ्थोंग्स पे आ जाते हैं। इनकी संख्या है 8। दे आर 8 इन नंबर। इसका भी तरीका जो
सरल है, वो मैंने पहले भी कहा है कि आप उसी तरह से याद कर दें इसको प बट का, और एक दिन में केवल आप इन सिंबल्स को लिखें, याद कर दें। उसके बाद इसमें कोई समस्या इसको करने में नहीं आती है। डिफ्थोंग्स की बात करेंगे अपन, तो मैंने पहले लिखा है उसी तरह से प्ले, फ्लाई, गो, नाउ, बॉयल, फियर, फेयर एंड पुअर। यहां पर हमें अब यहां पर देखिए लेटर एक है ए, लेकिन यहां पर साउंड इसके दो हैं, ये डिफ्थोंग है। अब देखिए प्ले, ये ई और आई के साउंड से बना है। प्ले, ए और ई, प इसके आगे रख दो आप। प्ले, प्ले नहीं है, प्ले, ए ई, लेकिन इतना होते हुए भी हम इसको सिलेबल कितना मानेंगे? एक। उच्चारण की इकाई कितना मानेंगे? एक। इसको जो साउंड मानेंगे वो एक, जबकि ये दो वाउल साउंड से बन रहा है। ये क्या है? फ्लाई, यानी कि आई, आ ई, फ्लाई, 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 प्ले, फ्लाई, गो, नाउ, बॉयल, फियर, फेयर, पुअर। ये गो नहीं है, अंग्रेजी में इसको उच्चारण जो बोलते हैं वो अ उ है, गाउ, ये और ये उ, गाउ। नाउ, नाउ, आउ, 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 बॉय, ओई, ओई, ओ ई, ओई, बॉय, बॉयल, बॉय, ये बॉय, बॉय, बॉयल, बॉय। फियर, फियर, नियर, डियर, सब इसी तरह से उच्चारण होता है। फियर, फियर कह दीजिए, डियर कह दीजिए। फियर, ई और अ, इसमें दो साउंड है, ई और अ। ये तो हो गया आपका ई और ये हो गया आपका अ। फियर, नियर, डियर, इस तरह से फियर। ये है ए अ, क्या है ये? ए और अ, फे अ, फे अ, फे अ। तो ये तो है आपका ए और ये आपका अ। ये क्या हो गया? ए अ, ए अ, फे अ, र। तो इस र का उच्चारण नहीं आता है अंग्रेजी में। र का उच्चारण तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसके पीछे कोई वाउल साउंड नहीं हो। इसमें यहां पर फेयर में यहां पर इस ई का कोई साउंड नहीं है, लेकिन आप ये देखेंगे कि यहां दो र है, इसके पीछे ई की मात्रा लग रही है र के पीछे, इसलिए इसको बोला जाएगा। लेकिन इसके पीछे कोई साउंड नहीं है, इसलिए इसको ऑप्शनल है। आप बोलेंगे तो भी ठीक है और नहीं बोलेंगे तो भी ठीक है। करियर, कैरियर नहीं है, करियर, करियर, ई तक लाके छोड़ देते हैं और उसको लंबा साउंड देते हैं। इसी तरह से फे अ, और अंतिम जो डिफ्थोंग है वो है ऊ
अ, पुआ, ऊ अ, पुआ। इस तरह से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 प्ले फ्लाई गो नाउ बॉयल फियर फेयर पुअर, प्ले फ्लाई गो नाउ बॉयल फियर फेयर पुअर। इस तरह से हमने इस सेशन में देखा है कि हम किस तरह से फोनेटिक सिंबल्स को समझ सकते हैं और उनसे कैसे हम फोनेटिकली उनको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ दें, रिवीजन कर दें और एक बार इन सारे जो सिंबल्स हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर दें। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे और इसकी प्रैक्टिस से इसमें किस तरह से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, जैसे ये कार है, कार को किस तरह से फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। ये क है तो क अंग्रेजी में इस तरह से दिखाया जाता है, और ये है आ की मात्रा तो ये आ की मात्रा हो गई, और दो बिंदु आ गए तो ये लंबा साउंड जाएगा, और आर इस तरह से इसमें ऑप्शनल दिखेंगे। ये ट्रांसक्रिप्शन है जो अभी हमने पढ़ा है। ये इसको हम बोलते हैं का, तो ये क और ये आ की मात्रा और र आपका ऑप्शनल हो गया। ये जो प्रैक्टिस है हमें अब करनी है। अगले सेशन में हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।